हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और मैं पढ़ रहे हैं इस बार फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अच्छा फटाफट से हम लोग एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट टाइम पे जो हमारे पास में लेक्चर नंबर 1 था वहां हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन चेक कर लिया था कि यार केमिकल काइनेटिक्स आखिरकार अस्तित्व में आया तो आया कैसे। ठीक है, वहां बताया था ना कि थर्मोडायनेमिक्स ने अपने कुछ अलग ही एजम्पशन वगैरह लगा के रखी हुई थी। फिर उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, क्योंकि हर बार यहां केमिस्ट्री भेड़ चाल नहीं है कि हर कोई एक जैसे ही रूल्स और एक जैसी लॉज को फॉलो करेगा। यहां पे केमिस्ट्री में बहुत सारे रेबल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्रांतिकारी मिलेंगे जो लीक से हटकर कुछ ना कुछ अलग काम करते हैं। तो जब इनके बारे में जानकारी और निकालनी थी तो केमिकल काइनेटिक्स अस्तित्व में आया, जो यह बोलता था कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय जो उसकी रेट होती है तो उसके बारे में डिस्कशन करना, यह क्या कहलाता है? केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, यह कहानी हो गई। अब देखो, अब जरा बात करते हैं हम लोग और आगे। अब जैसे यहां पर हम लोगों ने बात करी है कि यहां पर ये केमिकल काइनेटिक्स होता है, उसमें इस तरह से चीजें हुई थी। उसके बाद में मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शंस बताई थी, या जो केमिकल काइनेटिक्स के रिगार्डिंग, रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं, केमिकल काइनेटिक्स के रिगार्डिंग जो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वेरी फास्ट या जिसको इंस्टेंटेनियस बोला गया था। सेकेंड वाला हमारे पास में मॉडरेटेड था जो कि ऑब्जर्वेबल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, और थर्ड होता है वेरी स्लो। तो हमारे लिए जो पढ़ने वाली केमिकल रिएक्शन है वो सारी की सारी क्या है? मॉडरेटेड। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम जिस किसी भी रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखना वो क्या होने वाली है? मॉडरेटेड रेट ऑफ रिएक्शन होने वाली। ठीक है, क्लियर हो गया? इजी है ना? चलो, तो इसी बात पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए आप सभी को इस पूरी हमारी टीम के साथ में, जिस टीम ने मिलकर आप सभी के लिए बना के रखे हैं एक से एक बढ़िया ही धांसू से धांसू लेक्चर्स। ठीक है, और आपको करना क्या है? सिंपली उन लेक्चर्स को देखना है और उन लेक्चर्स को देखते हुए आपको अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है और फिर बढ़िया बढ़िया नंबर लाने हैं। और यार देखो, हमारा क्या है, टीचर्स तो बस इसी बात पे खुश हो जाते हैं कि अगर बच्चों को अच्छे नंबर आते हैं और वो सिर्फ कमेंट कर देते हैं कि सर आपने पढ़ाया था तो हमें अच्छे नंबर आ गए, हमें चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई, तो हम लोग तो इसी में खुश हो जाते हैं। ठीक है, टीचर्स का ऐसे ही होता है यार। चलो ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास में नेक्स्ट लेक्चर चालू होगा जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग डेफिनेशन क्या बोली गई है, पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन मींस द स्पीड। ठीक है, जैसे वो गाड़ी की स्पीड नहीं होती है, स्पीड बराबर क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां डिस्टेंस की जगह सिर्फ कंसंट्रेशन आएगा। तो क्या बोला है? मींस द स्पीड with which the reaction takes place, वो स्पीड जिस स्पीड से रिएक्शन यहां पर होती है, और दिस इज एक्सप्रेस्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज, और ये जो होगा या तो उसको डिक्रीज के रूप में आप बता पाओगे इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है ना, या तो उसके डिक्रीज फॉर्म पे पर यूनिट टाइम, और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। हर बार ध्यान रखो कि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे पास में, जहां हम रहते हैं ना, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर अर्थ वाला, तो यहां पर जो भी चीज होती है वो टाइम के रिलेटिव होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एलियंस नहीं है यार। अगर हम एलियंस होते हैं ना तो हमारे पास में तो टाइम वाली जो चीज है उसमें इतना कोई रिलेटिव ही नहीं रहता। ठीक है, एक मैंने मूवी देखी थी, मूवी का नाम मुझे ध्यान नहीं है, बट वो मूवी इतनी शानदार थी, उसमें एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आया था। कभी लेक्चर चलते चलते नाम ध्यान आ गया या फर्दर किसी लेक्चर में नाम ध्यान आ गया तो जरूर बताऊंगा। उस लेक्चर में क्या बताया था कि एलियंस के पास में एक ऐसी क्या बोलते हैं उसको, लिपि होती है, या फिर आप एलियंस के पास एक ऐसा फॉन्ट होता है राइटिंग का जो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, 3 नहीं, 4 डायमेंशनल उनके पास में फॉन्ट होता था। तो जब वो अपनी लिखी हुई किसी बात को वहां लिखते थे ना, तो बातों को लिखते समय वहां ऐसा कुछ पता चलता था कि वो कुछ पॉइंट लिख दिया तो उसी पॉइंट पर वो फ्यूचर भी देख सकते थे, पास्ट भी देख सकते थे और प्रेजेंट भी देख सकते थे। मतलब उसका कॉन्सेप्ट ये बनाया था
कि ऐसा उन्होंने लिखने का एक फॉन्ट तैयार कर लिया जिससे आप प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट जो होता है तीनों को एक साथ देख सकते थे। ठीक है, वो अलग चीज है बाकी, वो तो खैर वाली कहानी थी, छोड़ो अभी तो इस पे आ जाओ। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाहता हूं, सारी चीजें टाइम से रिलेटेड होगी और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लेके रखा हुआ है, कंसंट्रेशन। ध्यान रखना क्या पॉइंट लेके रखा हुआ है आपके पास में, सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन। अब जरा ऐसी कंसंट्रेशन के ऊपर बात करते हैं। जब कभी भी हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के ऊपर, तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है आपके पास में, कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं मोलैरिटी से। ठीक, ध्यान रखना, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ के रखा हुआ है आप लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यही क्या रहता है हमारे पास में, कंसंट्रेशन रहता है। ठीक है, अब देखो जब कभी भी इस कंसंट्रेशन में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहां पर भी थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर दूं यार, ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं और आगे अभी आप देखोगे मोलैरिटी का काम कितना ज्यादा पड़ेगा। मैं सोच रहा था थोड़ा आगे निकल जाऊं पर नहीं 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 ना ना, धोखेबाजी नहीं। देखो यहां पर जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है ना, वो एक्चुअल में ये बोलता है कि सपोज आपके पास में यहां पर एक कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर का सॉल्यूशन रखा जा सकता है। ठीक है, ये बोल के रखा, अगर इस कंटेनर के अंदर 1 लीटर का सॉल्यूशन रखा जा सकता है और मैं यहां पे बोलता हूं कि सपोज इसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 2m है। ठीक, और मैं बोलता हूं ये सॉल्यूशन कौन सा है, यहां पर मैंने बोला ये HCl सॉल्यूशन है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये HCl सॉल्यूशन है जिसका जो कंसंट्रेशन है यहां पर कितना है, 2m। m मतलब क्या, वही मोलैरिटी है। ठीक है, ये बोल के रखा हुआ है। अब तुम खुद देखो यहां पर एक्चुअल में ये बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि इस एंटायरली 1 लीटर के सॉल्यूशन के अंदर यहां पे 2m जो है वो HCl प्रेजेंट है, 2m HCl प्रेजेंट है। दैट मींस यहां पर यह बोलता है कि यहां पर 2 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है। अगर 2 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होता है। दैट मींस यहां 1 लीटर के सॉल्यूशन में इतना सारा HCl रखा गया है, इतने सारे HCl के मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, तो दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन। अब जब कभी भी ये कंसंट्रेशन में चेंज हो जाए, चेंज कैसे होगा समझना जरा। कंसंट्रेशन में चेंज ऐसे होगा कि अभी यहां पर 2 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स HCl के रखे हुए थे। ठीक है, अब यहां इसने रिएक्शन करा तो HCl टूटेगा और क्या बना कर देगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना कर देगा। जब ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना कर देगा तो ऑब्वियस बात है एक साथ तो सारा का सारा नहीं टूट जाएगा, एक बार में 1 सेकंड में कुछ पार्ट यहां पर ब्रेक होगा, फिर दूसरे सेकंड में कुछ और पार्ट यहां पर ब्रेक होगा। तो जो इनके ये टूटने की रेट होती है, इनका जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, तो वही चेंज इन कंसंट्रेशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में नोट किया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्या बोला, वैल्यू कम ज्यादा होगी, अभी उस पे भी आऊंगा कि कम ज्यादा कैसे होगी, क्योंकि यहां आप लोग अगर एनसीईआरटी को देखो तो उसमें रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस करके बोला गया, अभी उस पे भी आते हैं, उसको एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे। अभी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब देखो जरा आगे, यहां पे एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल क्या लिया कि सपोज कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है जिसमें रिएक्टेंट है मेरे पास A एंड B, जिससे कि प्रोडक्ट मेरे पास बन रहा है C एंड D।
ठीक है, यह सिचुएशन हो रही है। अब देखो यहां होता क्या है, जरा समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। यहां पर मैंने बोला कि आपके पास में जो रिएक्टेंट रखा गया था, ठीक है, ए प्लस बी वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम ये बोलते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। जब टाइम की बिल्कुल शुरुआत हुई थी, टाइम की शुरुआत होना मतलब क्या, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है तो उस समय पर रिएक्टेंट था अपना मैक्सिमम। तो कितना बोल के चला हमने, सपोज रिएक्टेंट कितना रखा हुआ है यहां पे 100, पर प्रोडक्ट कितना हो गया है अभी 0, अभी क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। पर जैसे ही समय t से t1 पर पहुंचा तो अब क्या हो गया, जो रिएक्टेंट था सपोज हो चुका है 80, जबकि प्रोडक्ट हो चुका है 20। सेम उसी तरह से जब टाइम हमारे पास सपोज t2 हुआ तो रिएक्टेंट हो गया 60, प्रोडक्ट हो गया 40। टाइम t3 हुआ तो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां सपोज हो चुका है 30 और यहां पर क्या मान लिया हम लोगों ने 70। तो यहां क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट कम होगा और उसकी जगह पर वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत मैटर करता है यार, टाइम हमेशा लेकर चलो। तो इसी वजह से यहां पे दो वैल्यू लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस और एक लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब देखो यहां पर कौन सी चीज अपीयर हो रही है, यहां पर प्रोडक्ट अपीयर होते जा रहा है, प्रोडक्ट धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। तो जब कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस की बात आती है तो यहां क्या होता है, यहां आप लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, तो चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इसको मैं कैपिटल पी नहीं यार पूरा ही लिख देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, dt से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि प्रोडक्ट लगातार बढ़ते जा रहा है। पर वही रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्टेंट ये कर दिया और इस पे एक स्क्वायर ब्रैकेट बस जरा लगा दो। ठीक है, ये एक्टिव मास वाला कॉन्सेप्ट है, आगे समझ में आएगा, बताऊंगा मैं। तो चेंज इन रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहानी आपको देके रखी गई है। तो एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव आपके पास में ये बन चुका है। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि रिएक्टेंट तो जो है वो धीरे धीरे करके डिसअपीयर हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए उसका साइन कैसा आया, नेगेटिव। पर वहीं अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट धीरे धीरे करके अपीयर हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसका साइन क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। इसी वजह से अगर आप बात करते हो यहां पे, तो आप यहां पर बोलोगे कि सर यहां हमें दिखाई दे रहा है कि दो प्रोडक्ट है, एक है C एक है D, रिएक्टेंट है दो, एक है A एक है B। तो जब आप इसका एक्सप्रेशन लिखते हो ना, तो इसका एक्सप्रेशन आप कैसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर दिस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस ऑफ d/dt ऑफ C। ठीक है, यह लिखा जा सकता है। इसको मैं एक काम करता हूं ना, एक साथ ही लिखता हूं, नहीं तो है ना फिर कंफ्यूजन तो होता है। हाँ ठीक है, नहीं यार, हाँ ठीक है, इधर आ जाएगा हमारे पास में, क्या लिखा जाएगा, ये जो वैल्यू होगी बराबर होगी किसके, प्लस ऑफ dc बाय dt के, और यही वैल्यू बराबर होगी प्लस ऑफ dd बाय dt के। ठीक है, कहानी समझ में आ गई, ये सारे बराबर हैं, कौन से, प्रोडक्ट का जो अपीयरेंस होगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सेम अगर रिएक्टेंट की बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ dA बाय dt, जो कि बराबर होगा माइनस ऑफ dB बाय
dt के। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। कृपया इस बात का ध्यान रखें। अब देखो, जैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलकर आया, तो यहां पर अब एक इसका कंबाइन फॉर्मूला बन जाता है। कंबाइन फॉर्मूला क्या बनता है? कंबाइन फॉर्मूला आपके पास में यहां बनेगा फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। वो यहां पे ये बोला जाएगा कि जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहा है, उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट भी बन रहा है। सो फॉर दैट रीजन हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे कि, अच्छा पूरा ही लिख दूं ना? हां ठीक है, पूरा ही लिखा जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का dc बाय dt इज इक्वल टू प्लस dd बाय dt, ऐसा। और यहां पर ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ da बाय dt विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ db बाय dt। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा इस पूरे अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कम हो रहा है, उतनी स्पीड से ही प्रोडक्ट बन रहा है। सो फॉर दैट रीजन इसको हमने इस तरह से लिखा है, जितनी स्पीड से C बढ़ रहा है, उतनी स्पीड से D भी बढ़ रहा है, और उतनी ही स्पीड से आपके पास A भी कम हो रहा है, और उतनी ही स्पीड से B भी कम हो रहा है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कई बार आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा पूछ के रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो बट अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको बता दिया गया है कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है। क्लियर हो गई बात? इजी। चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने ये तो बता दिया कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन होता है, ये समझ में आ गया। चाहे वो कंसंट्रेशन बढ़ रहा हो या घट रहा हो, चेंज होना बस। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लियर कर दिया। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब ये चेंज आपको ने पढ़ लिया है, तो इसकी कुछ यूनिट्स भी होगी, तो वो यूनिट्स बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर आपको चेंज देखना है, तो चेंज को आपको बताना भी पड़ेगा सामने वाले को। तो जब भी कोई चीज को बताया जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि यहां पे यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता है, बहुत साल पहले कहानी अच्छी फेमस है, आज वो बात निकली तो मैं कहानी सुना भी देता हूं। आज से कई सालों पहले जब यूनिट सिस्टम अस्तित्व में नहीं आया था, तो सब लोग पता है क्या करते थे, एक दूसरे को है ना, जब भी ट्रेडिंग करनी होती थी, ट्रेडिंग, अब देखो ऑब्वियस बात है, कैसे करेंगे ट्रेडिंग? ऐसे करेंगे कि एक बंदा है जो वहां पर गेहूं के खेत लगा के रखे हुए हैं, एक बंदा है जिसने फलों का पेड़ लगा के रखा हुआ है। अब कोई इंसान दिन भर या साल भर तक तो गेहूं खा के जिंदा नहीं रह सकता, उसको अपना टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। फल वाला भी ऐसे नहीं रह सकता, उसको भी अपना टेस्ट चेंज करना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पर लोगों ने ट्रेडिंग करना चालू करा। ट्रेडिंग कैसे करा कि मैं इस अमाउंट में आपको फल दूंगा, तो आप इस अमाउंट में क्या कर दोगे, आप मुझे अनाज दोगे। तो अब ट्रेडिंग कैसे करा, बोले मैं 1 कटोरा चावल दूंगा तो मुझे 1 कटोरा फल दे देना। ठीक है, इस तरह से ट्रेडिंग करना चालू करा। पर अब यहां पर हो गई थी समस्या। क्यों समस्या? क्योंकि जो फल वाला है, तो फल तो साल में 1 बार लगते हैं, खेती तो भाई साल में 3-3 बार हो जाती है। ठीक है, इंडिया में साउथ रीजन में क्या होता है, चावल की खेती 3 बार होती है। ठीक, तो ऐसा कुछ था। तो ऑब्वियस बात है, अगर कोई अनाज लगाता है तो उसके पास अनाज का अमाउंट बहुत सारा होगा एज कंपेयर टू फल वाले के पास में जो फल का अमाउंट है। तो लोगों ने क्या करना चालू करा कि कुछ यूनिट्स निकाली, और उस यूनिट में सबसे फेमस क्या हुआ, किलो। ठीक है, अब किलो जब फेमस हुआ ना, तो वह इतना फेमस हुआ कि सामने वाला यह बोलता था कि यार एक काम करो, मुझे 5 किलो कपड़े दे दो। बोले तुम्हारी हाइट कितनी है, बोले 5 किलो। बोले तुम्हारा घर मेरे घर से कितने दूर है, 50 किलो। ये इस तरह से बड़ा भयंकर का कंफ्यूजन हुआ, और जैसे यहां पर ऐसा भयंकर का कंफ्यूजन हुआ ना, तब लोगों को समझ में आया कि यार यूनिट सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी होता है। यूनिट सिस्टम में किलो के पीछे मीटर लगा दिया तो समझ में आ गया, मैं बड़ी सी लेंथ के बारे में बात करता हूं, वहीं
किलो के पीछे ग्राम लगा दिया गया तो मुझे पता चल गया मैं वेट के बारे में बात कर रहा हूं। नहीं तो यार सामने वाला का वेट 50 किलो, दूरी घर की 50 किलो, तो कंफ्यूजन तो हो ही जाएगा, है ना। तो अब देखो यहां पर इसी वजह से क्या आया, ये यूनिट सिस्टम पूरा का पूरा यहां पर आया है। अब यहां पर बात करते हैं कि सर यहां पर जो कहानी लिखी है, सिंस द कंसंट्रेशन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर, द टाइम इज टेकन इन द सेकंड और मिनट्स। तो ये फलाना ठिकाना यूनिट लगा के रखिए। अरे बड़ी सिंपल सी चीज है यार, देखो बता देता हूं आपको। अगर मैं बात करता हूं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन के बारे में मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन मैंने बताया था कि ये मोलारिटी के बराबर होता है। तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलारिटी, और जो मोलारिटी की यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास में, मोल पर लीटर। याद है कि नहीं याद, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऊपर आया है सॉल्यूट, नीचे आया है सॉल्यूशन, तो यहां आया है मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन और मोलारिटी अगर सेम है तो कंसंट्रेशन की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये फ्री हो जाए यार। ठीक है, चलो यहां पर यह कहानी हो जाएगी, मोल पर लीटर हो जाएगी। अब यहां सिचुएशन कैसे आई है जरा समझना। कंसंट्रेशन हो गया। अब जब कभी भी हम रेट की बात करते हैं तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा हुआ था कि सर रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो ये देखो मैंने लिख दिया है यहां पे मोल पर लीटर, लीटर को यहां पर है तो इसलिए L टू द पावर -1 अपॉन में टाइम। टाइम हम लोग यहां पर SI यूनिट सिस्टम में किस में यूज करते हैं, सेकंड में यूज करते हैं, तो मोल पर लीटर पर सेकंड। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर और पर सेकंड। तो यहां पे वही तो बात करके रखी हुई है हमारे पास में, देखो मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखो अगर टाइम सेकंड में मेजर नहीं करना है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मिनट में कर लो, तो मोल पर लीटर पर मिनट कर लो। अगर आपको आवर्स में करना है आवर्स में कर लो, कोई रोक टोक नहीं है यहां पे, जो चाहे कर सकते हो, यहां पर आप फ्री हो। बस ध्यान रखना कि जब कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में यूनिट क्या दे के रखी होगी, क्योंकि जब कभी भी आंसर निकाला जाता है तो वो क्वेश्चन में जो यूनिट दी जाती है ना उसके अकॉर्डिंग निकाला जाता। अपने मन से कुछ भी मत रख देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में। ठीक है, क्लियर हो गया कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे इरेज करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगला वाला हमारे पास में जो है वो बताता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो नाम से पता चल जाएगा एवरेज निकालने वाले हैं हम लोग और ज्यादा कुछ भी नहीं है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू द टाइम इंटरवल। ठीक है, देखो यहां पर भी वही बात है, चेंज हो रहा है, बट यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट जोड़ लेना कि इन सभी को मिलाकर आप यहां बात करते हो किसी डेफिनाइट पॉइंट्स की। ठीक है, जब भी कभी आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है ना, तो हमेशा क्या होता है, हम लोग यहां पर डेफिनाइट चीजों के बारे में बात करते हैं। डेफिनाइट चीजों के बारे में कैसा, जरा समझना। यहां पे आपके पास में देके रखा हुआ है एक ग्राफ, जिसमें ये जो y एक्सिस है, सॉरी ये जो हमारे पास में x एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को, जबकि जो y एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है यहां कंसंट्रेशन को। ठीक है, ऐसा कुछ देके रखा हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक, अब देखो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है फॉर रिएक्टेंट। ठीक, ध्यान रखना ये ग्राफ किसके लिए बना के रखा हुआ है, रिएक्टेंट के लिए। अब रिएक्टेंट की कहानी क्या होती है, जब इनिशियल टाइम आपके पास में था 0, तो जब टाइम 0 था तो रिएक्टेंट अपने मैक्सिमम पीक पर था, ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर था। इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.005।
पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। तो इसी वजह से जो ग्राफ यहां पर अभी ऐसा नीचे जाते हुए दिखाई दे रहा है ये रिएक्टेंट है, जबकि यहां पर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अभी बताया था ना इनिशियल टाइम पर प्रोडक्ट क्या होता है जीरो, पर जैसे जैसे समय बढ़ता है रिएक्टेंट कम होते जाता है, प्रोडक्ट क्या होगा धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाएगा। सो फॉर दैट रीजन अब जरा इस बात को समझते हैं। देखो ये कहानी हुई। अब यहां पे हम लोगों ने क्या बोला है कि सपोज जब 5 सेकेंड हुए तो टाइम ले लिया है T1। इस टाइम T1 पे जो कंसंट्रेशन है वो कितना लेके रखा हुआ है x1, जो कि क्या है 0.03। सेम उसी तरह से हम लोगों ने एक और डेफिनाइट पॉइंट बनाया जहां पे टाइम है T2 15 मिनट, सॉरी सेकेंड नहीं है मिनट्स में है 15 मिनट्स, और जो कंसंट्रेशन है x2 वो हमारे पास में 0.01 से थोड़ा अबव दिखाई दे रहा है, जो कि आपके पास में है ये वाला पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब सिंपली क्या करना है, इसमें आपको यूज करना है एवरेज। जब आप इसमें एवरेज यूज करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर आप लिखोगे कि सर यहां पे जो आपके पास में रेट होगा ये रेट हो जाएगा आपके पास में x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1, और जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी मोल पर लीटर अपॉन में पर मिनट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। पर मिनट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर टाइम मिनट्स में देके रखा हुआ है, और मैंने बोला था ना कि जैसा आपको गिवन होगा उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना। अगर मिनट्स में गिवन हो तो मिनट्स में सॉल्व करना, अगर सेकंड्स में गिवन हो तो सेकंड्स में सॉल्व करना। और यह पॉइंट आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि किसी डेफिनेट टाइम इंटरवल पर ही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कि जब कभी भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सिटी पे जब ड्राइव करते हो तो वहां पर कोई आपके एवरेज स्पीड मायने ही नहीं रखती। ठीक है, वहां क्या बोलेंगे, अरे बार बार ब्रेक लगाना पड़ता है, ट्रैफिक है, रुकना पड़ता है, ये वो। और जब कभी भी आप बात करते हो कि यार एक जगह से दूसरे जगह हमें स्पीड का पता लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हाईवे पे बात करते हैं कि ये गाड़ी हाईवे पे कितना अच्छा परफॉर्म करती है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर ऐसी कहानी इस पे भी बनती है। जब कभी भी किसी डेफिनाइट वैल्यू पर हम बात कर रहे हैं, सॉरी डेफिनाइट वैल्यू बोल रहा हूं, किसी एक डेफिनाइट पॉइंट्स के बीच में जब कभी भी बात की जाएगी तो वहां क्या यूज होने वाला है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गया ना पॉइंट, इजी है। जैसे यहां पर डेफिनाइट पॉइंट्स पे इसको हम लोगों ने कंसीडर करके रखा है। अभी पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बात करता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ही आपने यहां पर दो पॉइंट्स के बीच में बात करी, वहीं अगर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस क्या बोलता है, बिल्कुल उसी समय किसी एक फिक्स पॉइंट पर। अब मैं दो पॉइंट्स के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पर अगर कोई मुझसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो क्या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में आपको यह बता के रखा हुआ है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट of time is the rate of change of concentration। अब देखो यहां इस लाइन का मतलब क्या हुआ, the rate of reaction at any instant। एट एनी इंस्टेंट मतलब क्या, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और इसमें यहां पे आपके पास में वही एक्स एक्सिस में चल रहा है टाइम और वाई एक्सिस में चल रहा है हमारे पास में कॉन्सेंट्रेशन। अब इन्होंने बोला कि एग्जैक्ट इस पॉइंट पी पर ये बताओ कि जो रेट है वो क्या होगी। तो पॉइंट पी की कहानी क्या है, ये देखो पॉइंट पी को मान के चल रहे हैं हम, थोड़ा सा इधर ऊपर नीचे हो गया है, इसको हम ऐसा मानते हैं पॉइंट पी जो है वो लाई करता है यहां पे और यहां पे। तो यहां पे टाइम कितना स्पेंड हुआ है, एग्जैक्ट 10वें सेकंड पे। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, एग्जैक्ट 10th सेकंड पे
जो कंसंट्रेशन चेंज का वैल्यू होगा तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यहां अब दो पॉइंट्स के बीच की बात नहीं रही है, यहां सिर्फ एक पॉइंट की बीच आती है, इसलिए तो लिखा है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट ऑफ टाइम ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब उसी के रिगार्डिंग क्या बोलते हैं, देखो फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्योंकि है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, पर ये क्या है तो रेट ऑफ रिएक्शन। सो फॉर दैट रीजन फॉर्मूला हमेशा सेम है, चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम भर लिख दो तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो दोनों फॉर्मूला सेम हुआ, बस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एवरेज में दो पॉइंट्स के बीच की बात की गई है, किसी डेफिनाइट पॉइंट्स के बीच में बात कर रहे हैं, जबकि इंस्टेंटेनियस में सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। पर अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। ठीक है, सवाल यह है कि जब प्रैक्टिकली हम इस केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे तो हम दोनों में से क्या प्रिफर करें, एवरेज और जो इंस्टेंटेनियस है, इन दोनों में से कौन सा यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रिफर किया जाता है जब कभी भी हम लोग स्टडी करते हैं। सोचो, जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ, दोनों में से किसको यूज करना ज्यादा बेटर होगा। और अगर आप लोगों ने दिमाग लगा लिया और जितने लोग भी यहां पे बोलते हैं कि सर इंस्टेंटेनियस सही होगा क्योंकि यह बिल्कुल फिक्स पॉइंट पर बात करता है, तो वो है बिल्कुल गलत। यहां पे सही कौन सा है, एवरेज। हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो तो केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग पढ़ते हो वो हमेशा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन उसका होने का मेन रीजन यहां पे ये आता है कि एवरेज वाला क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच की बात करता है, मतलब यहां एक्यूरेसी ज्यादा है। जैसे मैंने बोला था ना, x1 x2 t1 T2, यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात करता है। फॉर दैट रीजन यहां पे ये, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना तो आप इसको एक सिंपल से एग्जांपल से पता कर सकते हो। जैसे गाड़ी की बात करी थी ना मैंने, कि आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, बाइक चला रहे हो, आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय अब आपसे ये पूछा जाए कि सपोज 100 में थोड़ी ज्यादा ले, थोड़ी सी ज्यादा लो यार, ठीक है, हम बोलते हैं कि सपोज हमें 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करना है और 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करते समय हम लोगों ने सपोज माना कि यहां यूज करें हैं 4 आवर्स। ठीक है, 4 घंटे हम लोगों ने यहां 200 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। अब अगर यहां पर ये कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर मेरा ये बनता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि ये बताओ कि एग्जैक्ट जब आपकी जर्नी हुई थी तो 2 घंटे 40 मिनट पर जो आपकी स्पीड थी, माना कि ये स्पीड थी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर, तो क्या यह सही है? या फिर अगर मैं इस 200 किलोमीटर को 4 घंटे में ट्रेवल करता हूं तो एवरेज निकल कर आता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ दोनों में से सही कौन सा माना जाएगा? अगर आपको पता है तो दोनों में से सही तो ये वाला माना जाएगा ना, इंस्टेंटेनियस नहीं माना जाएगा, क्योंकि 2 घंटे 40 मिनट पे एग्जैक्ट अगर स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर थी तो इस हिसाब से आपको 3 घंटे में 210 किलोमीटर ट्रेवल कर लेना चाहिए था। पर यहां रियलिटी क्या निकल कर आई कि 200 किलोमीटर की डिस्टेंस 4 घंटे में आपने ट्रेवल करी है और उसका एक परफेक्ट वैल्यू आया है क्योंकि आपने इनका एक एवरेज लिया, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। सेम यहां पर भी वैसे ही होता है। कोई रिएक्शन चल रही है, किसी रिएक्शन के चलते हुए अगर आप किसी इंस्टेंट टाइम पर पूछोगे तो हो सकता है वैल्यू कुछ और होगी, पर 2 टाइम्स के बीच में या 2 कंसंट्रेशन चेंजेस के बीच में अगर आप उस वैल्यू को निकालोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी और आपको ज्यादा सही रीडिंग देगी। तो ध्यान रखना, जब कभी भी केमिकल काइनेटिक्स में
हम लोग पढ़ाई करेंगे, जितनी भी रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे वो सारा हम लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं, न कि इंस्टेंटेनियस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इजी है। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब देखो इसे भी कर देते हैं इरेज। तो फिर इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर तो हो जाता है एंड। अभी तो क्या चल रहा है, ये सारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही चल रहा है। इजी इजी से लेक्चर हमारे पास में चल रहे हैं। जब एक बार हमारा बेस जरा स्ट्रांग हो जाए ना, तब हम लोग असली लड़ाई में कूदने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई जरा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस लड़ाई में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शामिल होंगे, और जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शामिल होंगे तो उनके लिए फिर डेरिवेशन भी होगा, न्यूमेरिकल भी होगा। अभी लड़ाई की शुरुआत से पहले हम दुश्मनों को तोड़ रहे हैं, साथ ही साथ में देख रहे हैं कि भाई हमारे पास में हथियार कौन कौन से हैं। हम हर एक हथियार को चलाना सीखेंगे और उसके बाद हमारे दुश्मनों से लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक यहां पर बने हुए हो तो फटाफट से यार वीडियो तो पहले जल्दी से लाइक कर दो, साथ ही साथ में अपने बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दो, और अगर वो भी कर चुके हो तो जल्दी से जाओ magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पे और यहां जाके खुद को करो रजिस्टर। यहां आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है, कोई भी चार्जेस नहीं है यहां पर आपके वीडियो लेक्चर्स के। ठीक, अब जैसे आप यहां जाओगे ना, बढ़िया सा इजी सा यूजर फ्रेंडली आपको इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा। देन उसके बाद सिलेक्ट करो क्लास 12। जैसे क्लास 12 आप लोग सिलेक्ट करोगे तो सब वो फैकल्टीज जो क्लास 12 के रिगार्डिंग यहां पे वीडियो लेक्चर बनाते हैं वो सभी आपको यहां मिल जाएंगी। आपको सिंपल सा काम करना है, वॉच नाउ पे जाना है, करना है क्लिक। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें से अब आप क्या करने वाले हो, पहले तो फुल चैप्टर वीडियोस को पढ़ना। ये तुम लोग की गंदी आदत होती है यार, तुम लोग फुल चैप्टर वीडियोस नहीं पढ़ा करते हो। पहले फुल चैप्टर वीडियोस देखो, क्योंकि उसमें ज्यादा डिटेल होता है। जब वो हो जाए तो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन पे जाओ, और एक बार जब आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को कर लो, वन शॉट रिवीजन पे जाओ, उसके बाद एमसीक्यूज पे आया करो। अगर ये पैटर्न फॉलो करोगे ना, तभी आप लोग अपनी स्टडी को बहुत अच्छा बना पाओगे, इसलिए ये करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इजी है। जब इतना सब कुछ कर लोगे और बढ़िया से तैयारी हो जाएगी तो यार अब तो कम से कम एक काम कर ही सकते हैं कि इस वीडियो को हम लोग कर सकते हैं लाइक, और जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं वो इसे कर देंगे फटाफट से सब्सक्राइब। ठीक है, और हर बार जैसे मैं बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स काम करता है एज अ रीएजेंट, जो आपको और आपके दोस्तों को स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, इस वीडियो को करना रहेगा शेयर। ठीक है, तो बस इसी नोड के साथ में हम लोग इस लेक्चर को करते हैं एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।